तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है मंडला मर्डर्स। ये लगभग 5 घंटे की सीरीज है और इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इसकी स्टोरी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। एक जंगल जहाँ पर एक एंशिएंट कल्ट के लोग रहते हैं। एक मशीन है जिसमें लोग सिक्का डालकर वरदान मांगते हैं, लेकिन वरदान का एक मूल्य भी चुकाना पड़ता है। और इसी के साथ चालू है मौत का सिलसिला और इन सबसे जुड़ा है एक भयानक राज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत 1952 में जरंदाजपुर से होती है। पास में ही एक जंगल था जिसे वरुणा का जंगल कहा जाता था। वहां की गुफाओं में एक एंशिएंट कल्ट से जुड़े लोग रहते थे जिन्हें अयस्ती कहा जाता था। इस कल्ट की मेंबर ज्यादातर औरतें ही थी और इनकी लीडर का नाम था रुक्मणी। इनके पास कोई अजीब सी मशीन थी, एक ब्लू कलर की मणि थी और 2 डेड बॉडीज थी, जिनमें से एक तो सिली हुई लग रही थी, जैसे उनके बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ा गया हो। उसका चेहरा तक सिला हुआ था। ये कुछ फ्रैंकेस्टाइन की तरह लग रहा था, जिसे ये लोग यस्त बुला रहे थे। दूसरी बॉडी से खून निकालकर यस्त की बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा था। ये सब आज किसी खास तरह के रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। रुक्मणी का कहना था कि आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, आज से दुनिया बदलेगी। इसी दौरान रुक्मणी उस मणि को उसकी छाती पर प्लेस कर देती है। दूसरी तरफ चरणदासपुर के गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो रखे थे। उन्होंने हाथ में मशाले और लाठी ले रखी थी। 2 आदमी गांव वालों को भड़का रहे थे कि इन अयस्थियों की वजह से कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। इससे पहले कि और लोगों की जान जाए, इन डायनों को और इनके काले जादू को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इन्हें इस दुनिया से ही मिटाना होगा। गाँव वाले भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो सब काफी आक्रोश में थे। इधर रुक्मणी को पता चलता है कि गाँव वाले अटैक करने इधर ही आ रहे हैं। तब रुक्मणी अपने सारे लोगों को कहती है कि सदियों से जिस घड़ी का हमने इंतजार किया है वो आज हमारे सामने है, लेकिन इसे बिगाड़ने के लिए गांव वाले यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। तभी वो गांव वाले आकर उनके गेट को धक्का मारने लगते हैं। रुक्मणी सबको आदेश देती है कि रोको उन्हें। फिर सब दौड़कर गेट को खोलने से रोकती हैं, अपनी पूरी जान लगा देती हैं। इसी दौरान उस यस्त की उंगलियों में हरकत दिखाई देती है। ये देख रुक्मणी सबसे कहती है कि प्रक्रिया पूरी होने वाली है, बस थोड़ी देर और इन्हें रोक कर रखो। लेकिन इतने में अयस्थियों में से कोई दगाबाज उस बॉडी को आग लगा देता है। रुक्मणी ये देखकर जोर से चीखती है कि नहीं। उसकी आंखों के सामने ही उसका यस्त बनाने का सपना जलकर राख हो गया था। तभी उसकी गुरु माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि गांव वाले यहाँ आ जाए, उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। तुम जिंदा रहोगी तो हमारा यस्त बनाने का सपना भी जिंदा रहेगा। फिर अपने कुछ साथियों के साथ रुक्मणी और मशीन और वो मणि वगैरह लेकर एक सीक्रेट रास्ते से निकलने की तैयारी करती है। इतने में गेट तोड़कर गाँव वाले अंदर घुस आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी गुरु माँ अपने हाथ में कोई केमिकल वाला जार लेकर आती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन रुक्मणी अपने कुछ साथियों के साथ वहां से एस्केप कर जाती है। फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम दिल्ली पुलिस में था, लेकिन फिलहाल वो सस्पेंडेड चल रहा था। विक्रम और उसके डैड आज ट्रेन से अपने गाँव चरणदासपुर जा रहे थे। ट्रेन में उन्हें अभिषेक नाम का एक आदमी मिलता है। विक्रम के डैड उससे बातें करने लगते हैं कि भाई आप भी चरणदासपुर से हो। अभिषेक कहता है कि नहीं, बस काम के सिलसिले में वहां आता जाता रहता हूँ। इसी बीच विक्रम नोटिस करता है कि उसका एक अंगूठा कटा हुआ था। खैर कुछ टाइम बाद विक्रम अपने डैड के साथ घर पहुंचता है, जहाँ पर उन्हें पुरानी बातें याद आने लगती हैं। विक्रम अपनी माँ को याद करके भावुक हो जाता है। उसकी माँ सालों पहले लापता हो गई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विक्रम का एक भाई भी था जिसका नाम पवन था। इनका हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, लेकिन एक दिन सब कुछ एकदम से बदल गया जब विक्रम पवन के साथ एक्टिवा लेकर खेल खेल में घूमने निकल गया बिना अपने डैड को पता लगे। पवन कहता भी है कि डैड को पता लगा तो गुस्सा होंगे, लेकिन विक्रम कहता कि अरे कुछ नहीं होगा, तू मजे कर, और हाथ छोड़कर एक्टिवा चलाने लगता है। और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विक्रम तो बच जाता है, लेकिन सैडली पवन की मौत हो जाती है और ना जाने इनकी माँ भी कहाँ लापता हो गई। पुलिस को उनका बस पर्स ही मिल पाया। विक्रम इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता है और इस गिल्ट से वो आज तक उभर नहीं पाया। इतना ही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड कविता भी 1 साल से कोमा में है। यानी बेचारे विक्रम की लाइफ में तो दुखों का पहाड़ है। दूसरी तरफ हम अभिषेक को देखते हैं जो कि चरणदासपुर में खास काम से आया था। वेंकट नाम का आदमी उसे कॉल करके कुछ बताता है, जिसके बाद वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट पॉलिटिकल डील चल रही थी। सुजय और विजय नाम के 2 गैंगस्टर भाई यहाँ के सीएम के पीए को ब्राइब दे रहे थे आने वाले चुनाव में सुजय यानी बड़े भाई के टिकट के लिए, और अभिषेक इन्हीं सबकी फोटोज खींच रहा था। लेकिन इसी बीच छोटा भाई विजय अभिषेक को देख लेता है और वो अपने गुंडों से कहता है कि पकड़ो उसे। अभिषेक तुरंत वहां से भागने लगता है
गुंडे उसका काफी दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन अभिषेक उन्हें चकमा दे देता है और गुंडे दूसरी तरफ चले जाते हैं। अभिषेक उन गुंडों से तो बच जाता है, लेकिन तभी वो किसी एंटिटी को देखकर डर जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन घाट पर विक्रम अपने बचपन के दोस्त प्रमोद से मिलता है। खैर, ये दोनों बातें कर रहे थे और विक्रम के डैड पानी में डुबकी लगा रहे थे। तभी एकदम से अभिषेक की लाश तैरती हुई उनके सामने आ जाती है और ये कोई नॉर्मल लाश नहीं थी। उसका धड़ ही नहीं था और हाथ, पैर और सर को आपस में सील कर स्टार जैसा बनाया हुआ था, जिसे देखकर तो विक्रम के डैड की हालत खराब हो जाती है। वो विक्रम विक्रम चिल्लाने लगते हैं। फिर देखते ही देखते सारी भीड़ वहां जमा हो जाती है और वो भयानक नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विक्रम के डैड बताते हैं कि ये तो वही ट्रेन वाला लड़का अभिषेक है। प्रमोद उन्हें लेकर वहां से चला जाता है और विक्रम देखता है कि लाश के सर पर एक निशान बना हुआ था। सेम निशान हमने अस्थियों की मशीन पर भी देखा था, जैसे कि पता चलता है कि ये उन्हीं का काम है और अपने किसी रिचुअल के लिए इन्होंने अभिषेक की बलि दी है। विक्रम को निशान जाना पहचाना सा लगता है और फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ का जो पर्स मिला था उसमें एक अजीब सा कॉइन था जिस पर यही सिंबल बना था। अब इस बारे में वो प्रमोद से बात करता है। विक्रम को अभी सिर्फ इतना पता था कि एक्सीडेंट वाले दिन जब पवन की हालत काफी क्रिटिकल थी तो उसके डैड किसी स्पेशलिस्ट को लाने गए हुए थे, लेकिन उसकी माँ काफी घबराई हुई थी। वो कहती है कि मुझे किसी भी हाल में पवन को बचाना है और वो विक्रम को नीरज चाचा के पास छोड़कर उर्मिला चाची के साथ पवन को लेकर वरुणा के जंगल गई थी, लेकिन न जाने फिर वो कहाँ गायब हो गई और पवन की लाश उसी जंगल में मिली थी, इस पर्स के साथ जिसमें वही निशान वाला सिक्का रखा था। प्रमोद भी देखता है कि ये निशान तो वही है। विक्रम को लग रहा था कि इस निशान का, इस मर्डर का और उसकी माँ का गायब होना, इन सब का कोई कनेक्शन है और इस केस के जरिए शायद उसकी माँ उसे मिल जाए। अब प्रमोद भी पुलिस में था। वो कहता है कि भाई तो चिंता मत कर, चाची को दोनों भाई साथ में मिलकर ढूंढेंगे। दूसरी तरफ हम अनन्या नाम की एक लोकल पॉलिटिशियन को देखते हैं। उसका पति भी एक पॉलिटिशियन था, लेकिन फिलहाल वो दोनों पैरों से पैरालाइज्ड है। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम ऋतिक है और जो वो वेंकट था जिसने अभिषेक को कॉल किया था वो अनन्या का ही पीए है। असल में सुजय और विजय अनन्या के पॉलिटिकल राइवल है। अनन्या की पार्टी सुजय को टिकट दे रही थी, लेकिन अनन्या को ये मंजूर नहीं था। टिकट उसे चाहिए था, इसलिए वो उनके पीछे अभिषेक को लगाई थी। मरने से पहले अभिषेक वो फोटोज वेंकट को सेंड कर दिया था, जिन्हें वो अनन्या को दिखा देता है। अनन्या पूछते तो मतलब सुजय विजय ने अभिषेक को मार दिया। वेंकट कहता कि अभी कंफर्म नहीं है मैडम, अभी पुलिस अभिषेक के लैपटॉप की तलाशी ले रही है और उधर पुलिस को सब फोटोज मिल भी जाती हैं। अनन्या इस मौके का फायदा उठाने को कहती है। फिर वेंकट अपने पहचान की मीडिया वाली शैलजा को कॉल करता है और अभिषेक मर्डर केस में सुजय विजय का नाम जोड़ने के लिए कहता है। बस फिर क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैलजा बोल देती है कि माना जा रहा है कि अभिषेक के मर्डर के पीछे सुजय और विजय का हाथ है और पूछती है कि अभिषेक के लैपटॉप में उनके फोटोज मिले हैं क्या, जिस पर पुलिस कुछ नहीं बोलती, बस कहते हैं कि तहकीकात जारी है। ये सब करके अनन्या सरकार पर प्रेशर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रही थी टिकट के लिए। दूसरी तरफ सुजय विजय ने जब देखा कि अभिषेक मर्डर केस में मीडिया उनका नाम उछाल रही है तो बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभिषेक को नहीं मारा था। वैसे पकड़ में आता तो मार ही देते, लेकिन वो इनकी पकड़ में आए ही नहीं। काम कोई और कर गया और नाम इनका लग गया। ये लोग तुरंत समझ जाते हैं कि अनन्या ही उन्हें फंसा रही है। वहीं विक्रम भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था, जिसके लिए वो अभिषेक का लैपटॉप चेक करता है, लेकिन फोटोज डिलीट मिलती हैं। प्रमोद कहता है कि फोटो तो इसी में थी, डिलीट कैसे हो गई। खैर अब जो भी हो, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहीं से तो करनी ही थी। प्रमोद कहता है कि भाई अभिषेक के घर जाकर बात करके देखो, शायद कोई लीड मिल जाए। ये सुनकर तो विक्रम चौंक जाता है, क्योंकि अभिषेक ने बताया था कि वो यहाँ का है ही नहीं, बस काम से आता जाता है। उसे अभिषेक में ही बड़ा झोल लग रहा था, तो फिर वो तुरंत उसके घर की तरफ जाता है। पहले वो आसपास के लोगों से बात करता है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि यहाँ सब अभिषेक को बबलू बुलाते थे। विक्रम को यह नाम भी जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाता, उसे अनन्या का कॉल आ जाता है। वो वहीं पर थी और उसे बुला रही थी। फिर वो जाकर अनन्या से बात करता है और हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि विक्रम की गर्लफ्रेंड कविता जो कोमा में है, अनन्या उसकी बड़ी बहन है। वो कहती कि यहाँ कैसे आना हुआ। विक्रम बताता है कि अभिषेक से ट्रेन में मुलाकात हुई थी, उसके मर्डर का पता चला तो उसकी फैमिली से मिलने आया था। अनन्या कहती कि उसे सुजय विजय ने मारा है। फिर वहां से निकलते वक्त रास्ते में वो वेंकट को सुजय विजय को अरेस्ट करवाने के लिए बोलती है, लेकिन वेंकट कहता है कि मैडम उनके खिलाफ तो कोई ठोस सबूत नहीं है। जिस पर अनन्या कहती है कि तुम बस पुलिस से कहकर उन्हें उठवाओ और जो उनका तीसरा भाई है ना बंटी, उसे बोलो कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने ले जा रही है, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। जिसके बाद पुलिस सुजय विजय को पूछताछ करने के लिए लेकर जा रही होती है।
लेकिन तभी बंटी आकर उन्हें बताता है कि भैया पुलिस आप दोनों का एनकाउंटर करने ले जा रही है। बस फिर क्या था, उनके बीच में खींचातानी हो जाती है, जिस दौरान एक कांस्टेबल को गोली लग जाती है और वो दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन इससे सुजय विजय और भी फंस गए थे। ऊपर से सीआईबी भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे और अनन्या को तो यही चाहिए था। अब टिकट तो सुजय को मिलने से रहा। अनन्या अब जाकर सीधा सीएम को फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करती है। लैपटॉप से फोटोज भी वही डिलीट करवाई थी ताकि उन फोटोज का कोई दूसरा गलत इस्तेमाल ना कर सके। सीएम अनन्या के गेम में फंस जाता है और हाई कमान से बात करके टिकट दिलवाने के लिए राजी हो जाता है। और इन सब के बाद कहानी में दूसरे प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है। सीआईबी ऑफिसर रिया विक्रम की तरह ये भी एक पुराने ट्रॉमा से जूझ रही थी। एक बच्ची जिसे ये बचा नहीं पाई थी, आज भी वो बच्ची उसे दिखाई देती है। इसके अलावा उसे अजीब से सपने भी आते हैं जिसमें वो खुद को ही एक अलग रूप में देखती है। उसकी गर्दन में चाकू घुसा हुआ था और वो चरणदासपुर का नाम ले रही थी। रिया को ये सपने क्यों आते हैं ये भी एक अजीब गुत्थी थी जो कि उसे सुलझानी थी। इसलिए वो अभी के चरणदासपुर वाले केस पर काम करना चाह रही थी, लेकिन उसका सीनियर मना कर देता है क्योंकि अपने ट्रॉमा की वजह से वो 2 साल से फील्ड वर्क से दूर है। वो बस स्ट्रेटेजी बनाती थी, लेकिन रिया का कहना था कि अब वो फील्ड वर्क करने के लिए तैयार है। वो काफी इंसिस्ट करती है और अपने सीनियर को मना ही लेती है। दूसरी तरफ विक्रम को समझ आ गया था कि अभिषेक उर्फ बबलू कौन था। बबलू उसकी नीरज चाचा और उर्मिला चाची के लड़के का ही नाम था। सालों पहले इनकी फैमिली भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, उनका भी कुछ पता नहीं चला था और अब बबलू की लाश इस तरह से मिली। विक्रम जब अपने डैड को बताता है कि अभिषेक ही उर्मिला चाची का लड़का बबलू है तो वो भी चौंक जाते हैं। विक्रम का कहना था कि आपको नहीं लगता कि मम्मी का, चाचा चाची का और अब बबलू की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है, लेकिन उसके डैड बोल देते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता। विक्रम कहता है लेकिन मुझे तो लगता है और कल मैं उर्मिला चाची के घर जाकर इसका पता लगाऊंगा। फिर अगले ही दिन वो प्रमोद के साथ उर्मिला चाची के घर जाता है जहाँ फर्श पर खून के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि अभिषेक को यही मारा गया था। लेकिन वो दोनों अभी भी यही सोच रहे थे कि कौन लोग थे जिन्होंने अभिषेक को मारा और उन्होंने उसके धड़ के साथ आखिर क्या किया होगा। अब इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ 20 साल पहले विक्रम की माँ वसुधा उर्मिला चाची के साथ घायल पवन को वरुणा के जंगल लेकर आती है। वहाँ अजीब अजीब सी और डरावनी सी आवाजें आ रही थी और जंगल भी काफी डरावना लग रहा था, लेकिन दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी सामने रोशनी दिखाई देती है जो कि अयस्त्यों की गुफा थी। विक्रम की माँ उर्मिला चाची को वहीं रुकने के लिए बोलती है और पवन को लेकर गुफा में चली जाती है। वहां पर मशीन के साथ एक क्रीपी सा आदमी था जिसका चेहरा जला हुआ था। वसुधा यहाँ पर वरदान मांगने आई थी, लेकिन वो आदमी कहता है कि वरदान का मूल्य चुकाना होगा। वसुधा कहती है कि मैं हर मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। वो आदमी मशीन में सिक्का डालने के लिए कहता है। वसुधा अपने पर्स से वही सिक्का निकालकर मशीन में डाल देती है, जिससे मशीन ऑन हो जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि मशीन में अपना अंगूठा डालो और वरदान मांगो। वसुधा मशीन में अंगूठा डालकर विश मांगती है कि मेरे बेटे की जान बच जाए, लेकिन विश ऐसी ही पूरी नहीं होती, उसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। वरदान मांगते ही वो आदमी मशीन चलाकर वसुधा का अंगूठा काट देता है। वसुधा मारे दर्द के चीख पड़ती है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ। दूर खड़ी उर्मिला ये सब देखकर डर जाती है। तभी अचानक किसी तरह की एनर्जी रिलीज होती है जो उर्मिला को उड़ाकर दूर फेंक देती है। पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सुजय विजय अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। उनके किसी राइवल प्रताप ने उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। अब उनकी माँ लीला को इसकी खबर लग जाती है तो अपने बेटे को बचाने के लिए वो भी अयस्त्यों से वरदान मांगने की सोचती है। पहले वो कल्ट की औरतों से मिलती है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है। उनमें से एक शायद उनकी हेड थी और दूसरी औरत शायद उसकी असिस्टेंट थी जो कि गूंगी थी। उनकी हेड लीला को वही कॉइन देती है, जिसके बाद वो वरुणा के जंगल जाती है। उसी गुफा में वो आदमी मिलता है मशीन के साथ। लीला भी उसी तरह वरदान मांगती है कि मेरे बच्चों की जान बच जाए और उनके दुश्मनों का नाश हो जाए। वरदान मांगते ही वो आदमी मशीन चलाकर उसका अंगूठा काट देता है और फिर कहता है कि तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ प्रताप के आदमी लोग सुजय विजय को मारने पहुंच जाते हैं और वो उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी अचानक ढेर सारी मधुमक्खियां आकर उन पर चिपट जाती हैं। लेकिन सुजय विजय को एक भी मधुमक्खी कुछ नहीं कहती और इसी बात का फायदा उठाकर वो अपने सारे दुश्मनों को शूट करके खत्म कर देते हैं। इसी के पैरेलल में प्रताप अपने घर में खाना खा रहा था कि तभी अचानक उसे भी कुछ हो जाता है। वो चेयर समेत नीचे गिर पड़ता है और रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। यानी लीला ने जो वरदान मांगा था वो पूरा हो गया था और अब प्रेजेंट में लीला दोनों को ये सब बताते हुए कहती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए वरदान मांगा था 7 साल पहले तुम्हारी जान उसी से बची थी और अब इस नई मुसीबत से निपटने के लिए
हमें फिर से वरदान मांगना चाहिए। अब सुजय तो इसके लिए एग्री था, लेकिन विजय नहीं था। वो कहता कि मैं आपके इन जंतर मंतर में नहीं मानता। उसका कहना था कि उस दिन वो अपने बलबूते पर सबको मारा था, ना कि कोई वरदान का असर था, और इस बार भी वो खुद ही इस नई मुसीबत यानी अनन्या से निपटेगा। लेकिन सुजय उसे मना कर देता है कि ज्यादा बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, जैसा माँ कह रही है वैसे ही होगा। दूसरी तरफ विक्रम नकली बीमा एजेंट बनकर अभिषेक की पत्नी मीरा से मिलने जाता है। उसे बताता है कि अभिषेक की नॉमिनी में उसकी माँ उर्मिला देवी का नाम है, जिस पर मीरा भड़क जाती है, कहती है कि वो तो पागल औरत है। ये सुनकर विक्रम चौंक जाता है, कहता है कि मतलब वो जिंदा है। मीरा कहती है कि हाँ। अब विक्रम को तो यही जाना था। इसके बाद चालाकी से वो उसका एड्रेस भी निकलवा लेता है और फिर उस एड्रेस पर जाता है जहाँ आखिरकार उसे अपनी उर्मिला चाची मिल जाती है। लेकिन जैसा कि मीरा बताई थी, चाची की दिमागी हालत वाकई में खराब लग रही थी। विक्रम अपनी चाची से बात करने की कोशिश करता है कि चाची मुझे पहचाना, मैं विक्रम आपकी गोद में खेलता था। लेकिन चाची को कुछ याद ही नहीं था, वो उसे नहीं पहचान रही थी। तब विक्रम अपनी माँ का रिकॉर्डेड गाना उन्हें सुनाता है। अपनी बहन का गाना और आवाज वो पहचान लेती है और उसे याद करती ही कहती है कि मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई वरुणा के जंगल वरदान मांगने। वरुणा के जंगल में शैतान रहता है, उसने उस बेचारे का अंगूठा काट लिया और मुझे भी उड़ा दिया, वो मुझे मार डालेगा। विक्रम कहता है कि बताइए चाची, वरुणा के जंगल में क्या है, कैसा वरदान, और वो शैतान कौन है? लेकिन इसके आगे चाची कुछ भी नहीं बता पाती। तो विक्रम सोचता है कि अब तो वरुणा के जंगल ही जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ रिया चरणदासपुर आकर ज्वाइन करती है और अपना काम भी शुरू कर देती है, जिस दौरान उसे समझ आता है कि इस केस में अनन्या का भी लिंक है। अब वो सीधा उससे बात करने उसके घर ही चली जाती है, लेकिन अनन्या बोल देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी कहीं जाना है। रिया बोलती है कि आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। तब अनन्या उसे अलाउ कर देती है और चलते चलते उसे भी अपनी कार में ही बुला लेती है। साथ साथ पीए वेंकट भी कार में घुस रहा था, लेकिन रिया उसे निकाल देती है, ये कहकर कि उसे अकेले में बात करनी है। और फिर इसके बाद वो अनन्या को लपेटना शुरू करती है। अभिषेक को लास्ट कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। IMEI ट्रैक किया तो लोकेशन आपके घर की निकली और 4 महीने पहले आपके पीए वेंकट और अभिषेक को साथ दिखा गया था। मेरे पास CCTV रिकॉर्डिंग भी है, इन सब पर आपका क्या कहना है? लेकिन अनन्या के पास उसके हर सवाल का जवाब था कि पहला तो IMEI नंबर से अप्रोक्सीमेट लोकेशन निकलती है, एग्जैक्ट नहीं, और दूसरा अभिषेक हमारे यहाँ का पॉपुलर फोटोग्राफर था। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी कैंपेन की फोटोज लेने के लिए उसे हायर किया था। अब इन सब बातों के बीच अनन्या को ध्यान ही नहीं था कि उसका ड्राइवर उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा था। अनन्या कहती है कि ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तो बोलता है कि सॉरी मैडम, विजय ने हमारी बेटी को मारने की धमकी दी थी और मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा है। इतने में विजय अपने गुंडों के साथ आकर उन्हें घेर लेता है। सुजय ने मना किया था कि भाई बाहुबली पना मत दिखाना, लेकिन यह नहीं माना क्योंकि इसे तो अपने मन की करनी थी, न माँ की सुनिए ना भाई की, और अनन्या को मारने का प्लान बना लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कार में CIB ऑफिसर भी बैठी थी। उसके अटैक करने से पहले वही अटैक कर देती है। वो सब गुंडों से अकेली लड़ भी लेती है, लेकिन तभी अचानक उसे वही बच्ची दिखाई देने लगती है और वो पॉज ले लेती है और इतने में गुंडे लोग उसके सर पर डंडा मार देते हैं और वो वहीं गिर पड़ती है। इन सब के बीच अनन्या बचकर निकल भी जाती है। सुजय को जब इसका पता चलता है तो विजय को खूब सुनाता है कि तुमको मना किए थे लेकिन नहीं माने, अब देखो क्या कर दिए, CIB ऑफिसर को ठोक दिए। अब तो एक ही रास्ता है, माँ के चमत्कार को आजमाना पड़ेगा। फिर वो रिया को गाड़ी में डालकर वरुणा के जंगल जाने लगते हैं। वैसे उनसे पहले तो विक्रम ही वरुणा के जंगल पहुंच गया था, लेकिन वो ढूंढ क्या रहा है, उसे जानना क्या है, ये उसे पता ही नहीं था। वो एकदम क्लूलेस था और बस हाथ में टॉर्च पकड़े जंगल में भटक रहा था। लेकिन सुजय विजय को तो पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो सीधा उसी गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। अब उन्हें वरदान भी चाहिए था और अंगूठा भी नहीं कटवाना था, तो क्या करते हैं कि अपने आदमी बिरजू को वरदान मांगने के लिए भेजते हैं कि जाओ वरदान मांगो कि सुजय विजय के दुश्मनों का नाश हो जाए और सुजय भैया चुनाव जीत जाए। अब अंगूठा तो उसे भी नहीं कटवाना था, वो डर रहा था, लेकिन इन लोगों को मना कैसे करता। जान जाए इससे अच्छा तो अंगूठा ही चला जाए। चला गया वरदान मांगने और अपना अंगूठा भी कटवा लिया। फिर दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा। जंगल के सन्नाटे में उसकी चीख दूर तक सुनाई देती है। कार में पड़ी रिया और विक्रम दोनों ही ये सुन लेते हैं। वरदान के बाद वो दोनों बिरजू को शाबाशी देते हैं और उसे कार में जाकर बैठने के लिए बोलते हैं। फिर दोनों भाई उस आदमी को ही खत्म करने के चक्कर में थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये उनसे भी बड़ा शैतान है। वो तो उन पर हंस रहा था और तभी पीछे से उनके एक दूसरे आदमी की चीख सुनाई देती है। वो लोग उसे देखने जाते हैं तो अचानक उसकी लाश पता नहीं कहां से उछलकर पेड़ से आकर टकराती है। उसका गला कटा हुआ था। तभी उन्हें एक काला साया दिखाई देता है। वो लोग उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो भी था बहुत तेज था
और तभी वो उन पर कोई गैस छोड़ देता है जिससे वो दोनों वहीं जम जाते हैं। फिर वो उनके सामने आता है जो किसी तरह का प्राचीन योद्धा लग रहा था। उसके हाथ में एक प्राचीन तलवार भी थी जिस पर अयस्थियों का ही सिंबल बना था, यानी वो अयस्थियों का ही योद्धा था। पहले वो उन दोनों के हाथ काट देता है और फिर एक साथ दोनों का गला चीर देता है। फिर वो बिरजू को भी मारने आता है, लेकिन उसका कटा अंगूठा देखकर वो उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वरदान आखिर उल्टा कैसे पड़ गया? तो इसका पता आगे चलेगा। खैर, बिरजू की चीख सुनकर विक्रम यहाँ तक पहुंच गया था। वो उसे पूछता है कि भाई तू ठीक है, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं। उसे तो मानो सांप सूंघ गया था। इसी बीच रिया ने विक्रम की आवाज सुन ली थी तो डिक्की को अंदर से पीटने लगती है। तब विक्रम डिक्की खोलकर देखता है कि अरे ये लड़की। वो रिया को तुरंत आजाद कर देता है और बताता है कि मेरा नाम विक्रम है, दिल्ली पुलिस। और रिया बताती है कि मैं रिया थॉमस, CIB से। तभी वो बिरजू को देखकर पूछती है किसे क्या हुआ? विक्रम कहता है कि सदमे में है शायद बेचारा। और फिर वो देखता है कि आगे कुछ जल रहा था। आगे जाकर देखा तो वहां सुजय विजय की लाश पड़ी थी। वो आग उनके चारों तरफ ही जल रही थी, उसी कॉइन की शेप में, और उनकी बॉडी पर भी कॉइन वाला निशान था। यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम एक पंडित जी और उनकी पत्नी को देखते हैं जो कि सुबह सुबह पूजा कर रहे थे। और तभी पंडित जी वहां कुछ देखकर डर जाते हैं। उनकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ? तो बताते हैं कि मैंने मृत्यु की छाया देखी, कोई मरने वाला है। दूसरी तरफ जंगल में मर्डर स्पॉट पर पुलिस एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। विक्रम भी वहीं पर था। वो सोचता है कि केव के अंदर जाकर देखता हूँ। वो टॉर्च लिए अंदर जा ही रहा था कि तभी एक फोटोग्राफर उसे टोक देता है कि वहां टॉर्च लेकर जाने का कोई फायदा नहीं, टॉर्च काम ही नहीं करेगी। मैं गया था अंदर, मेरी फ्लैश भी नहीं चली। विक्रम कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं देखता हूँ, और अंदर चला जाता है। लेकिन वो आदमी सही कह रहा था, यहाँ वाकई में टॉर्च ठीक से काम नहीं कर रही थी। और फिर एक पॉइंट पर तो बंद ही हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन विक्रम स्मोक करता था, उसकी जेब में माचिस पड़ी थी तो वो माचिस ही जला लेता है। और फिर वहां की वॉल पर वो ह्यूमन फिगर जैसा कुछ देखता है। विक्रम वो देखकर दंग रह जाता है, ये क्या चीज है भाई? दूसरी तरफ रिया उस आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन ले आई थी। उसका नाम बिरजू था। रिया उसे पूछ रही थी कि सुजय विजय कैसे मरे, वहां पर क्या हुआ था। बिरजू कहता कि मैडम मुझे नहीं पता, मैं डरकर छुप गया था। रिया पूछती है कि तुम किससे डर रहे थे? बिरजू बताता है कि कोई भूत जैसा था। रिया कहती है कि अच्छा, और ये तुम्हारा अंगूठा कैसे कटा? वो बताता है कि भैया बोले थे वरदान मांगने को। रिया कहती है अब ये वरदान का क्या चक्कर है? वो उसे पूरी बात बताने को बोलती है, लेकिन वो कुछ ठीक से बता ही नहीं रहा था। जिसके बाद वो सेल में उसकी पिटाई करवाती है। तब वो सब कुछ सही से बता देता है, उस मशीन के बारे में, उस आदमी के बारे में, और वरदान के बाद कैसे उसका अंगूठा काट लिया गया। लेकिन रिया को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि ऐसे ही बातें बना रहा है। उसका कहना था कि अगर वरदान वाली बात सच है तो सुजय विजय को जिंदा होना चाहिए था, वो मर कैसे गए? बिरजू कहता कि मुझे नहीं पता, चाहे आप मुझे कितना मार लीजिए, लेकिन इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद वही पंडित जी पुलिस के पास आते हैं जिन्हें मृत्यु का संकेत मिला था। उनका नाम कैवल्य शास्त्री था। शास्त्री जी का कहना था कि अगला खून उनका होने वाला है और जिस हथियार का इस्तेमाल होगा वो एक एंशिएंट तलवार है। रिया को बहुत हैरानी होती है। वो पूछती है कि लेकिन ये सब आपको कैसे पता? तो बताते हैं कि मैं एक शैडो वर्सी पर हूँ, यानी छाया का उपासक। मैं हर तरह की शैडो को पहचानता हूँ, उन्हें सेंस कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में कहे तो इनके शैडो का मतलब है ऑरा। शास्त्री जी का कहना था कि आज सुबह इन्होंने मृत्यु की छाया देखी थी, साथ में जैस्मिन के फूल की खुशबू भी थी, लेकिन ये एक खास प्रजाति की थी जो सिर्फ वरुणा के जंगल में ही पाई जाती है। फिर मैं जंगल पहुंच गया, वहीं जहां जैस्मिन का पेड़ है, जो कि क्राइम सीन की ही एग्जैक्ट लोकेशन थी। मृत्यु की वो छाया भी वहीं मौजूद थी। वो मुझे ललकार रही थी। रिया पूछती है लेकिन किलर आपको क्यों मारना चाहता है? आपका इन सबसे क्या कनेक्शन? तो शास्त्री जी बताते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं जमालुद्दीन खान उर्फ जिमी खान। वो इन मर्डर्स के पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग अगली बलि किसी शौनक की दी जाएगी। शौनक मतलब गुरु। मैं पिछले 28 सालों से छाया विद्या का ज्ञान कई लोगों को सिखाता आ रहा हूँ, तो इस तरह मैं गुरु हुआ, यानी शौनक। तभी शास्त्री जी की पत्नी कालंदी वहां पर आ जाती है। कहती है कि हमारे बेटे अमृत के खाने का टाइम हो गया है, और रिया को बताती है कि हमारा बेटा अमृत हमारे बिना खाना नहीं खाता। शास्त्री जी कहते हैं ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर वो रिया से कहते हैं कि बेटा और कोई सवाल हो तो घर आकर पूछ लेना। जाते जाते वो ये भी कहते हैं कि मुझे मौत का डर नहीं, मेरा काम बस सच को उजागर करना है। अब विक्रम भी वहीं पर सब सुन रहा था तो खुद से जिमी खान से मिलने जाता है। डोर जिमी की पोती नूर खोलती है। वो पूछती है कि आप सीपी से हो क्या? विक्रम बोलता है कि नहीं, मुझे शास्त्री जी ने भेजा है, जिमी जी से मिलना है। फिर नूर उसे अंदर ले आती है और बताती है कि घर में लाइट नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि आप सीपी से हैं। फिर वो अपने दादा को आवाज लगाकर बुला लेती है।
विक्रम जिमी से बातों बातों में इन मर्डर्स के पीछे का राज जानने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी समझ जाता है कि यह पक्का पुलिस का आदमी है। वो भड़क जाता है और अपनी गुप्ती निकाल लेता है। विक्रम कहता है, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं बच्चे के सामने? जिमी कहता है कि बच्चे के सामने ही तुझे मार दूंगा, भाग यहाँ से। विक्रम को लगता है कि यार ये तो सन के टाइप का आदमी है, भागो यहाँ से। वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रिया शास्त्री जी के घर जा रही थी, लेकिन पहले वो वहां के लोकल नाई से पूछताछ करती है कि शास्त्री जी और उनकी पत्नी के बारे में क्या क्या जानते हो। नाई कहता है कि उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जब से उनका लड़का खत्म हुआ है दोनों घर से बाहर कम ही निकलते हैं। तो वो पूछती है कि क्या उनका कोई दूसरा लड़का भी है, अमृत? नाई कहता है कि अमृत ही तो उनका एक लौता बेटा था, 8 साल पहले खत्म हो गया। रिया को ये सब बहुत अजीब लगता है कि जब अमृत 8 साल पहले मर चुका है तो ये उसको खाना खिलाने की बात क्यों कर रहे थे। खैर तभी वो देखती है कि एक जगह लोग किसी बात का जश्न मना रहे थे। रिया एक औरत से इसके बारे में पूछती है तो बताती है कि ये बिरजू का लड़का है अवधेश, जो 5 साल पहले लापता हो गया था, आज अचानक पता नहीं कहां से वापस आ गया। उसी की खुशी में फैमिली वाले नाच गा रहे हैं। रिया ये जाकर बिरजू को बता देती है और वो जानकर खुश हो जाता है। और यहाँ पर रिवील होता है कि बिरजू ने सुजय विजय के लिए वरदान नहीं मांगा था, बल्कि अपने लिए मांगा था कि उसका लापता बेटा अवधेश वापस आ जाए। और ये बात वो सबसे छुपा रखा था, रिया को वो नहीं बताता। लेकिन रिया को तो वरदान वगैरह इन सबसे कोई मतलब नहीं था, उसे तो उस कातिल के बारे में जाना था। लेकिन बिरजू कुछ बता ही नहीं रहा था। तब वो उसे ब्लैकमेल करती है, ये कहकर कि अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये नकली अवधेश है और उसे जेल में डलवा देंगे। जब जाकर बिरजू को जो भी याद था वो सब बताता है कि किलर ब्लैक कलर के आउटफिट में था, उसका चेहरा ढका हुआ था, वो बिजली की तरह फुर्तीला था और उसके हाथ में कोई एंशिएंट तलवार थी। ये सुनकर रिया चौंक जाती है कि शास्त्री जी ने भी एंशिएंट तलवार का जिक्र किया था। फिर वो शास्त्री जी के घर जाती है। दूसरी तरफ जिमी खान को पटाने के लिए विक्रम अनन्या से बात करके उसके एरिया में लाइट की प्रॉब्लम फिक्स करवा देता है, जिससे जिमी खुश हो जाता है कि भाई तुम तो बड़े काम के निकले। इस तरह उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो विक्रम को मर्डर्स के पीछे का सारा राज बताता है कि इन मर्डर्स का संबंध मंडल से है। ये एक तरह का ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है जो कि कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता है। मर्डर्स में जो मंडल यूज किया जा रहा है वो आयस्क मंडल है, जिसे 8 अलग अलग सिंबल से जोड़कर बनाया गया है। हर सिंबल एक कोड है, जिनमें से अब तक मैं 3 को ही डिकोड कर पाया हूँ। पहले का मतलब है दृश्य रतीक का धड़। दृश्य रतीक मतलब वायर, और अभिषेक क्योंकि फोटोग्राफर था तो उसे वायर भी कह सकते हैं। दूसरा शुंभ निशुंभ की भुजाएं, यानी सुजय विजय के हाथ, क्योंकि शुंभ निशुंभ 2 राक्षस भाई थे और सुजय विजय भी राक्षस प्रवृत्ति के ही थे। और तीसरा है शौनक का सर, यानी इस बार किसी गुरु का सर काटकर उसकी बलि दी जाएगी। जिमी को इन मंडल्स वगैरह की इतनी नॉलेज इसलिए है क्योंकि 1952 में जो आदमी गांव वालों को अयस्थियों के खिलाफ भड़का रहा था वो जिमी खान के दादा ज्ञानुद्दीन थे, जिन्हें इन मंडल्स वगैरह की काफी नॉलेज थी और जिमी के पास उनकी डायरी थी। दूसरी तरफ रिया शास्त्री जी के घर पहुंच जाती है। वो पूछती है कि मुझे जानना था कि आपको तलवार के बारे में आखिर कैसे पता चला। तो शास्त्री जी बताते हैं कि मुझे विजय के भूत ने बताया। रिया कहती है कि क्या भूत ने? शास्त्री जी कहते हैं कि हाँ भूत, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम्हें भी तो दिखती है ना। और एक तरफ इशारा करके उसी बच्ची को दिखाते हैं जो रिया को अक्सर दिखती थी। फिर वो अपने बेटे अमृत के बारे में भी बताते हैं। वो सामने चेयर पर ही बैठा था और तभी चेयर अपने आप हिलने लगती है। ये सब देखकर तो रिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। तभी शास्त्री जी को आभास हो जाता है। वो बताते हैं कि मृत्यु आ गई, वो यही है। तभी अचानक शास्त्री जी का दम घुटने लगता है। रिया उनकी मदद करने आती है लेकिन वो उसे दूर कर देते हैं। इसी दौरान उनका सर जोर से चौखट से टकराता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि रिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो उनकी पत्नी कालंदी को आवाज लगाने लगती है लेकिन वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगती है और फिर वो क्या देखती है कि कालंदी ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी और उसका सर वहां पर नहीं था। किलर ने उसका सर काट दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि शौनक तो शास्त्री जी थे, तो किलर कालंदी का सर काट के क्यों ले गया? खैर यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां विक्रम कविता के साथ काफी खुश था। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। इन सब के बीच विक्रम एक हाई प्रोफाइल केस पर सीक्रेटली काम कर रहा था। तभी एक रात जब वो कविता से मिलकर अपने घर जा रहा था, तभी अचानक कुछ गुंडे उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं, उसे गोली मार देते हैं। कविता उसे बचाने बीच में आती है तो उसके सर पर रॉड मार देते हैं। इस हादसे में लकीली विक्रम तो बच गया, लेकिन कविता कोमा में चली गई और अब तक वो इसी कंडीशन में है। नाउ बैक टू द मेन स्टोरी। रिया शास्त्री जी और कालंदी के मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। विक्रम को जब इन मर्डर्स का पता चलता है तो वो भी वहीं आ जाता है। वहां वो एक स्मेल नोटिस करता है जो कि सुजय विजय वाले मर्डर स्पॉट से भी आ रही थी।
रिया इसके बारे में पहले से ही पता लगा चुकी थी। उसे किसी केमिकल की गोली मिली थी और उसका कहना था कि इसे जलाने से ऐसा धुआं निकलता है जिससे किलर विक्टिम को पूरी तरह सून कर देता है। फिर किलर आसानी से उन्हें अपना शिकार बनाता है। विक्रम वो गोली देखने के लिए मांगता है लेकिन रिया नहीं देती। तब विक्रम को जिमी खान ने जो मंडल्स वगैरह के बारे में बताया था वो सब वो रिया को बताता है और ये भी कि अभी ऐसे 5 मर्डर्स और होने वाले हैं। इसी दौरान एक ऑफिसर रिया को कुछ दिखाने बुलाता है, जिसका फायदा उठाकर विक्रम एविडेंस बॉक्स से गोली वाला सैंपल चुरा लेता है और फिर से रिया के पीछे अंदर जाता है जहां वो कालिंदी की अलमारी देख रही थी। उसमें एक हिडन बॉक्स था और उसके अंदर से 8 मंडल वाले स्टोन निकलते हैं। ये सब वो जिमी खान को ले जाकर दिखाते हैं। ये सब देखकर जिमी कहता है कि मतलब शौनक कालिंदी थी, वो अयस्थियों की गुरु माँ थी। अगर आपको याद होगा 1952 के समय में भी एक गुरु माँ थी जिसने रुक्मणी को वहां से निकलने के लिए कहा था, तो कालिंदी अभी के समय की इनकी नई गुरु माँ थी। खैर रिया यहाँ एक शॉकिंग बात बताती है कि शास्त्री जी की मौत के पीछे खुद कालिंदी थी। उसी ने उनकी चाय में कुछ मिलाया था। फिर वो जिमी की डायरी में वही मशीन की ड्राइंग देखती है। वो पूछती है कि किस तरह की मशीन है। जिमी बताता है कि वो एनर्जी से रिलेटेड एक यंत्र है। तभी रिया बिरजू की बात का जिक्र करती है कि उसने बताया था कि उस मशीन का यूज वरदान देने के लिए होता है, जिसमें यही मंडल वाला कॉइन डाला जाता है। वरदान मांगने से पहले कॉइन के साइड पर एक ही सिंबल होता है, लेकिन वरदान मांगने के बाद सिंबल दोनों तरफ आ जाता है। विक्रम की माँ के पर्स से जो कॉइन मिला था उसके दोनों साइड पर निशान था और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिया विक्रम को बताती है कि तुम्हारी माँ ने भी वरदान मांगा था। तब विक्रम को उर्मिला चाची की टूटी फूटी बात समझ में आती कि वो यही बताना चाह रही थी। रिया पूछती है कि क्या उन्होंने तुम्हारे लिए वरदान मांगा था। विक्रम बताता है कि नहीं, मेरे भाई पवन के लिए। उसे बहुत चोट लगी थी, उसकी हालत नाजुक थी। रिया पूछती है तो क्या वो बचा। विक्रम कहता है कि नहीं, उसकी तो मौत हो गई। रिया कहती है कि सुजय विजय ने भी तो बिरजू से वरदान मंगवाया था, वो भी कहाँ बचे। लेकिन रिया को ये नहीं पता था कि बिरजू ने वरदान में ही झोल किया था। उसने उनके लिए वरदान मांगा ही नहीं था। उसने तो अपने बेटे के लौटने का वरदान मांगा था और वो पूरा भी हो गया। खैर अब रिया जिमी से कहती है कि आप बाकी मंडल्स को डिकोड करिए और मैं अभिषेक की वाइफ से जाकर बात करती हूँ, क्योंकि उसका अंगूठा कटा था तो वो भी वरदान मांगा होगा। और रही बात विक्रम की, तो परमो से जाकर मिलता है और उसे वो गोली का सैंपल देकर पता लगाने के लिए कहता है कि ये किस तरह की दवाई है और कहाँ मिलती है। प्रमोद हर तरह की देसी विदेशी दवाई की दुकान में इसका पता लगाने की कोशिश करता है। इसी बीच जिमी 4th कोड को डिकोड कर लिया था, जो कि था राजकुमारी का चेहरा, यानी अगला टारगेट कोई ऐसी लड़की है जिसका संबंध किसी राजघराने से है। विक्रम का कहना था कि चरणदासपुर और उसके आसपास कई छोटे मोटे राजघराने हैं। पता कैसे चलेगा कि अगली टारगेट कहाँ से होगी। तभी उसे पता नहीं क्यों लगता है कि ये अनन्या तो नहीं, क्योंकि एक तो वो वैसे ही पॉलिटिक्स में है और एक बार कविता ने बताया था कि इनकी मम्मी की साइड से कोई राजघराने से था। उसे अब अनन्या की चिंता होने लगती है। लेकिन अनन्या तो बेफिक्र होकर एक रैली के लिए जा रही थी और वो सिक्योरिटी के लिए भी मना कर देती। उसका कहना था कि लोगों को लगना चाहिए कि हम उनमें से एक हैं, और वो ऐसी रैली में चली जाती है। इसी दौरान विक्रम उसे कॉल कर देता है और कहता है कि सिक्योरिटी वालों से बात करवाओ। अनन्या कहती है कि कैसी सिक्योरिटी, मैं यहाँ ऐसे ही आई हूँ। तब विक्रम बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, ध्यान रखो यार, क्या कर रही हो। तो अनन्या कहती है कि इतनी चिंता है मेरी तो यहीं आ जाओ। दूसरी तरफ रिया अभिषेक की पत्नी मीरा से बात करती है, जिसमें बताती है कि अभिषेक लूज कैरेक्टर था। शादीशुदा होते हुए उसकी दूसरी औरतों से भी अफेयर थे, वो भी शादीशुदा। एक का तो हस्बैंड पुलिस में था और जब उसे इसका पता चला तो वो अभिषेक का एनकाउंटर करने के चक्कर में था, लेकिन उससे पहले ही उस पुलिस वाले की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद अभिषेक घर आया तो उसका अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन वो बहुत खुश था, कह रहा था कि भगवान का वरदान मिल गया है मुझे। और फिर उसके बाद उसके वही सब अफेयर वगैरह चालू हो गए। वो उसे वो कॉइन भी दिखाती है जिसे वो फोटो के पीछे छुपा कर रखता था, और उस फोटो में कोई और नहीं कालिंदी ही थी और पीछे कोई दुकान थी जिस पर घड़ी की पेंटिंग बनी थी। दूसरी तरफ विक्रम सच में रैली में पहुंच जाता है। फिर अनन्या जहाँ जाती है वो बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ साथ रहता है। रात में वो किसी फार्म हाउस में रुकी थी और विक्रम उसके साथ ही था। फिर बस थोड़ी देर के लिए वो सिगरेट पीने बाहर जाता है और इतने में कोई घर में घुस जाता है, लेकिन विक्रम तुरंत ये सेंस कर लिया था और वो भागकर अनन्या को देखने जाता है। तब तक अनन्या पर अटैक हो चुका था। पहले लगता है कि वो उसका चेहरा उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो उसका गला दबा रहा था, क्योंकि ये मंडल किलर नहीं बल्कि सुजय विजय का तीसरा भाई बंटी था, जो कि अपने भाइयों की मौत का बदला लेने आया था। फिर वो उसे अरेस्ट करवा देते हैं। दूसरी तरफ प्रमोद दवाई की तलाश में उसी दुकान पर पहुंचता है जिसके गेट पर वही घड़ी वाली पेंटिंग बनी थी। किसी ने उसे बताया था कि यह दवाई यहाँ मिल सकती है, यहाँ नहीं मिली तो फिर कहीं नहीं मिलेगी। वैसे प्रमोद सही जगह आ गया था। गेट बंद था लेकिन खिड़की खुली थी, तो खिड़की से अंदर चला जाता है। जस्ट उसके बाद रिया भी पहुंच जाती है। फिर वो भी खिड़की से दुकान के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो उसी तरह की दवाइयाँ देखती है जिसे किलर यूज करता था। फिर वो क्या देखती है
कि मंडल किलर चौथा मर्डर ऑलरेडी कर चुका था और वो उस लड़की का चेहरा उतार कर एक केमिकल वाले जार में डाल देता है। रिया का सामना पहली बार इस किलर से हुआ था। वो देखती है कि किलर असल में एक लड़की थी और उसके पास एक एंशिएंट तलवार थी जिसका जिक्र बिरजू और शास्त्री जी दोनों ने किया था। रिया उस किलर से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर भारी पड़ती है क्योंकि वो किसी प्राचीन युद्ध कला में माहिर थी। लेकिन रिया के पास गन भी थी। वो उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन किलर उससे भी बच रही थी। उसे एक भी गोली छू नहीं पाती और तभी अचानक कोई बॉडी रिया के ऊपर गिर जाती है। इसी का फायदा उठाकर वो योद्धा लड़की भाग जाती है और तभी रिया देखती है कि वो बॉडी बेचारे प्रमोद की थी। जब विक्रम को पता चलता है कि उसके दोस्त प्रमोद की मौत हो गई है तो वो तो टूट ही जाता है और यहीं पर 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत 20 साल पहले के फ्लैशबैक से होती है जहां पर एक आदमी वरदान मांगने आता है। वो लगातार खांस रहा था और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। वो कहता है कि मेरे दादा और पिताजी इसी बीमारी से मरे थे और अब मेरा भी टाइम आ चुका है और ये वरदान मांगता है कि मेरे बेटे को कभी ये बीमारी ना हो। फिर अपने अंतिम समय में वो अपने बेटे को एक औरत को सौंप देता है और कहता है कि आज से तुम इसे अपना बेटा समझकर पालना। ये कहकर वो अपने प्राण त्याग देता है और ये वही गूंगी औरत थी जो उसी जगह पर मौजूद थी जब लीला वरदान के लिए कॉइन लेने आई थी। अब प्रेजेंट टाइम में हम उसी औरत को देखते हैं जो कि नाव में बैठकर चरणदासपुर आती है और फिर वहां से वो वेंकट के घर जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है। वेंकट उसे देखते ही कहता है कि माँ आप यहाँ। यानी वेंकट ही वो बच्चा है जिसे वरदान प्राप्त हुआ था। उसकी माँ काफी घबराई हुई थी और साइन लैंग्वेज में उसे बताती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अयस्थ मंडल के अकॉर्डिंग अगली मौत तुम्हारी होगी। लेकिन वेंकट अपनी माँ को सीरियसली नहीं लेता। कहता है कि माँ ये क्या बकवास है। लेकिन उसकी माँ काफी सीरियस थी। वो कहती है कि ये बकवास नहीं है, सच है और तुम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन इससे बचने का एक तरीका था जो उसे बता देती है। दूसरी तरफ रिया फिर वही सपना देख रही थी जिसमें वो घायल थी। उसकी गर्दन में चाकू लगा था और वो रिया का नाम पुकार रही थी और फिर अचानक से चीख पड़ती है। तभी रिया का सपना टूट जाता है। अब इसके बाद वो फोरेंसिक वाले से मिलती है जहाँ वो उस लड़की के बारे में बता रहा था जिसको मारकर उसका चेहरा उतारा गया था। उसकी मौत ब्रेन डेड होने से हुई थी और उसके सर पर एक पुरानी हेड इंजरी भी थी। इसके अलावा उसके एंकल में रॉड भी लगी हुई थी। रिया कहती है कि इस रॉड इम्प्लांट सीरियल नंबर से हॉस्पिटल का पता लग जाएगा और फिर इस लड़की की पहचान भी पता लग जाएगी। फिर इसके बाद वो प्रमोद के अंतिम संस्कार में जाती है जहाँ विक्रम अपने दोस्त को याद करके रो रहा था। उसे इस बात का भी गिल्ट था कि मैंने उसे दवाई का पता लगाने बोला ही क्यों था, ये मेरी वजह से हुआ है। तब रिया उससे अपना गिल्ट शेयर करती है। वही बच्ची वाला एक बार काम के दौरान वो एक गैंगस्टर को पकड़ने गई थी। वो दिल्ली के किसी फार्म हाउस में छुपा हुआ था। जबरदस्त शूट आउट चल रहा था और इनके बीच एक बच्ची फंस गई थी। वो कह रही थी कि मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। रिया उसे पेड़ के पीछे छुपा दी और ऑपरेशन जारी रखी। लेकिन वो बच्ची वहां नहीं रुकी और अपने पापा को ढूंढते हुए शूट आउट के बीच चली गई और रिया के सामने ही उसे गोली लग गई। वो बच्ची मर गई और रिया उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। और तब से रिया इस गिल्ट के बोझ तले जी रही है। वो कहती है कि गिल्ट वो पत्थर है जिसे हम गले में डालकर सिर्फ डूब सकते हैं, किसी को बचा नहीं सकते। किलर अभी भी घूम रहा है। इससे पहले कि और मासूम लोगों की जाने जाएं, मिलकर उसे रोकते हैं। ये सुनकर विक्रम भी जोश में आ जाता है और रिया से हाथ मिला लेता है। फिर इन सब के बाद विक्रम जिम्मी के साथ उसी दवाई वाली दुकान पर जाता है जहां अलमारी के पीछे अयस्थ मंडल वाला बड़ा सा सिंबल छुपा था। वहां पर कई बुक्स भी थी जिनमें से एक जिम्मी को काम की लगती है। वो उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद विक्रम वहां के एक लोकल आदमी से पूछता है कि ये दुकान कौन चलाता है। तो वो बताता है कि कोई गूंगी औरत थी, यानी वो वेंकट की माँ की बात कर रहा था। लेकिन विक्रम को इसका कोई आइडिया नहीं था। वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ कौन कौन आता जाता था। तो बताता है कि एक बार सुजय विजय की माँ लीला देवी को देखे थे, बस फिर क्या था। विक्रम लीला देवी से मिलने जाता है। लीला बता देती है कि वो वहाँ वरदान वाला सिक्का लेने गई थी। विक्रम पूछता है कि सिक्का कौन देता था। तो बताती है कि कालिंदी देती थी और वहाँ एक गूंगी औरत भी रहती थी, उसका नाम मैथिली था। लीला उसे ये भी बता देती है कि मैथिली वेंकट की माँ है। फिर विक्रम उस मंडल की फोटो निकालकर पूछता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है। तब वो उसे एक पूजा वाला यंत्र लाकर दिखाती है जिसके बीच में वही फिगर बना था जो विक्रम गुफा में देखा था। लीला बताती है कि जब पहली बार उसका वरदान पूरा हुआ था और सुजय विजय की जान बच गई थी तो मैं कालिंदी का धन्यवाद करने गई थी। तब ये मुझे वही मिला था और मैं इसे उठाकर ले आई थी। सोचा कि इस भगवान को पूजूंगी तो खूब सारे वरदान प्राप्त होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक शैतान को पूज रही थी। अब ये सब विक्रम रिया को बता देता है और ये भी कि इन सब में वेंकट की माँ भी शामिल है। रिया तुरंत वेंकट के घर जाती है लेकिन वो और उसकी माँ दोनों ही गायब थे। तो रिया अपने ऑफिसर से वेंकट के घर की तलाशी लेने के लिए बोलती है। तभी विक्रम कॉल करके पूछता है कि वेंकट मिला। रिया कहती है कि नहीं, वो भाग गया, फिलहाल उसके घर की तलाशी ली जा रही है। विक्रम कहता है कि ठीक है, फिलहाल तुम मेरे साथ वरुणा के जंगल चलो, 5वां मंडल डिकोड हो गया है।
जिमी बताता है कि पांचों सिंबल का मतलब है दास पुत्र का पैर। इसके अकॉर्डिंग अगला टारगेट वेंकट है, क्योंकि वेंकट के पिता भी पहले अनन्या की फैमिली के लिए काम करते थे, तो वो ही दास पुत्र हुआ। वेंकट की माँ मैथिली को तो ही पहले पता चल गया था कि अगला नंबर वेंकट का है, इसीलिए वो उसे उपाय बताने आई थी और वो इसी का उपाय करने गया था। और वो क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा। खैर अब ये तीनों वरुणा के जंगल उसी गुफा को देखने जाते हैं। नीचे टॉर्च काम नहीं करता था, इसलिए वो मशाल लेकर जाते हैं, जहाँ विक्रम उन्हें वही फिगर दिखाता है। उसे देखकर रिया कहती है कि ये तो लियोनार्डो डिविंची के विट्रुवियन मैन की तरह लग रहा है। विक्रम कहता है कि ये आपका जो भी मैन है, मैंने इसे लीला के घर पर देखा था। उसके चारों तरफ 8 खाने बने हुए थे। तो क्या करते हैं कि कालंदी की अलमारी से जो 8 बड़े मंडल स्टोन मिले थे उन्हें उसमें लगा देते हैं, जिससे सभी सिंबल्स और कोड उभर कर बाहर आ जाते हैं कंप्लीट मंडल वाले फॉर्म में। वो सब देखकर जिम्मी कहता है कि अब समझ में आया कि ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं। मरने वाले की बॉडी पार्ट्स को जोड़कर एक संपूर्ण मानव को बनाया जा रहा है। ये जो भी है बहुत ही भयानक है, हमें इसे रोकना होगा। फिर वहां से लौटकर जिम्मी बाकी कोड्स को डिकोड करने में लग जाता है। दूसरी तरफ रिया विक्रम को लेकर अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ वो दोनों वेंकट के घर से मिले सामान देख रहे थे। उसमें किसी बच्ची की ढेर सारी फोटोज थी, जिसे विक्रम पहचान लेता है। वो कहता है कि ये तो कविता के बचपन की फोटोज है। उनमें एक लॉकेट भी था और वो भी कविता का था। इतने में एक ऑफिसर हॉस्पिटल से कॉल करके बताता है कि उस लड़की की पहचान का पता लग गया। उसका नाम जानकर विक्रम को एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उसकी कविता ही थी। मतलब विक्रम की लाइफ में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले ही वो अपनी माँ, भाई, रिश्तेदारों को खो दिया, फिर दोस्त को खोया और अब अपने प्यार को भी खो दिया। बताओ, बेचारे की तो दुनिया ही उजड़ गई। एक तरफ ये लोग कविता की मौत का शोक मना रहे थे, तो दूसरी तरफ वो योद्धा लड़की वेंकट की बलि लेने आती है। लेकिन वेंकट ने इसका उपाय पहले से करके रखा था। वो बिरजू के बेटे अवधेश को पकड़ लाया था, क्योंकि बिरजू सुजय विजय के लिए काम करता था, यानी वो एक दास था। तो इस तरह अवधेश भी दास पुत्र हुआ और उसे वरदान भी प्राप्त था, तो इस हिसाब से इसकी भी बलि दी जा सकती थी। इसलिए वेंकट कहता कि आप मेरे बदले इसकी बलि दे दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। उसकी माँ मैथिली खुद कल्ट की मेंबर थी। वो उसी का हवाला देते हुए विनती करता है कि मेरी माँ इस कल्ट की वफादार रही है, उन्होंने आपके लिए बहुत काम किया है, इसके बदले आप मुझे जीवन दान दे दीजिए प्लीज। फिर वो योद्धा लड़की उसे छोड़ देती है और उसके बदले अवधेश को मारकर उसके पैर काट कर ले जाती है। इसी के साथ ये 5वां एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में जिम्मी रिया को कॉल करके बताता है कि मैंने 6ठा कोड भी डिकोड कर लिया है, जिसका मतलब है बाल हृदय, यानी अब एक बच्चे की बलि दी जाएगी। दूसरी तरफ विक्रम अकेला बैठकर कविता की बॉडी के सामने रो रहा था कि तभी अनन्या भी उसे ज्वाइन करने आ गई और अपनी प्यारी बहन को याद करके रोने लगी। लेकिन विक्रम उसे ऐसे लुक दे रहा था कि जैसे वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो, क्योंकि उसका कहना था कि मुझे पता चला है कि डिस्चार्ज के पेपर्स पर तुम्हारे साइन थे। अनन्या कहती कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। वेंकट दिन में मुझसे कई पेपर साइन करवाता है, इससे पहले तो कभी कुछ गलत नहीं हुआ। वेंकट का जिक्र सुनकर वो उसे कविता की चेन दिखाता है कि ये वेंकट के घर से मिली। कविता के बचपन की फोटोज भी उसके पास ही थी। वो बचपन से उससे ऑब्सेस था। कविता के मर्डर में उसी का हाथ है। अभी अनन्या अपनी बहन के दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा ऋतिक घर से गायब हो गया। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें साफ साफ दिखाई दिया कि वही योद्धा लड़की ऋतिक को उठाकर ले जा रही थी। ये देख विक्रम के तो होश उड़ जाते हैं। वो रिया से पूछता है कि अगले कोड का मतलब पता चला। रिया को पता था कि अब इस बच्चे के साथ क्या होने वाला है, लेकिन अनन्या के सामने वो चुप थी। अब एक माँ को कोई कैसे बताए कि कोई उसके बेटे को मारकर उसका दिल निकालने वाला है। लेकिन अनन्या समझ गई थी कि ये कुछ छुपा रहे हैं, तो चिल्लाने लगती है कि कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा, क्या हो रहा है। तब रिया बता ही देती है कि अगले कोड का मतलब है बाल हृदय। ये सुनकर तो अनन्या का कलेजा मुंह को आ जाता है, इसलिए रिया नहीं बता रही थी। वो बाहर जाती है तो पता चलता है कि एक औरत ने किडनैपर को जाते हुए देखा है। रिया पूछती है कि वो औरत कहाँ है। ऑफिसर बताता है कि ऑफिस में। फिर रिया भी तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ वेंकट अपने घर जाता है कुछ जरूरी सामान लेने। सब सामान तो पुलिस ले गई थी, लेकिन कुछ बच गया था जो पुलिस को नहीं मिला था, क्योंकि वेंकट ने उसे अपने टेबल के हिडन बॉक्स में छुपा रखा था। उसके अंदर कुछ टेप्स और मेमोरी कार्ड्स वगैरह रखे थे। इतने में खिड़की के कांच टूटने की आवाज आई। कोई दूसरा शख्स भी घर में घुस रहा था, तो वेंकट को लगा कि यहाँ से तुरंत भागने में ही भलाई है। सब सामान लेकर वो भाग गया। इतने में खिड़की तोड़कर घर में घुसा विक्रम। जाते जाते वेंकट ने वहां एक न्यूज़पेपर छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था वेंकी वेट्स कविता होम स्वीट होम। यानी वेंकट सिर्फ कविता से प्यार ही नहीं करता था, बल्कि उसके साथ शादी करके घर बसाने का सपना भी देख रहा था। और ये सब अब विक्रम देख लिया था। उसे याद आता है कि कविता ने एक बार बताया था कि जब मैं छोटी थी तो एक 11 साल के लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। पागल था वो एकदम। कह रहा था कि तालाब किनारे एक बड़ा सा घर बना के दूंगा।
कविता ने उसका नाम तो नहीं बताया था, लेकिन विक्रम को पता लग गया था कि वो लड़का वेंकट ही था। वो इतना पागल था कि कविता के लिपस्टिक का निशान वाला टिश्यू भी संभाल के रखे था और वाकई में उसके लिए तालाब किनारे वाला घर भी खरीद लिया था। विक्रम समझ जाता है कि ये साला वहीं छुपा होगा, वहीं जाकर इससे हिसाब बराबर करता हूँ। दूसरी तरफ वो आई विटनेस रिया को बताती है कि वो काले कपड़े वाला बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर ले गया। रिया पूछती है कि वो किस तरफ गया था, तो आंटी बताती है कि हरकिशन चौक की तरफ। बस फिर क्या था, रिया पूरी फोर्स को हर एम्बुलेंस की चेकिंग में लगा देती है, लेकिन रीति का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान दो कांस्टेबल को पता लगता है कि एक हॉस्पिटल से कोई एम्बुलेंस कल से गायब है और ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत उस एम्बुलेंस को ढूंढने निकलते हैं। वो एम्बुलेंस उन्हें एक खाली एरिया में खड़ी मिलती है। फिर वो उसे देखने जाते हैं। एक कांस्टेबल होल के अंदर झांकता है कि तभी एक एरो सीधा आकर उसकी आंख में लगता है। वो घायल हो जाता है। फिर दूसरा कांस्टेबल उसे संभालता है और टीम को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद रिया अपनी टीम के साथ उसी लोकेशन पर जाती है। दूसरी तरफ विक्रम वेंकट के लेक साइड वाले घर पर पहुंचता है। अंदर वेंकट आराम से बैठकर दारू और सुट्टा लगा रहा था और कविता की रिकॉर्डिंग देख रहा था, इसीलिए वो टेप्स और मेमोरी कार्ड उठाकर लाया था। तभी विक्रम घर में घुस जाता है और सीधा उसे पीटना शुरू कर देता है। उसके सारे अंग प्रत्यंग तोड़ देता है और फिर पूछता है कि बता साले, तूने मेरी कविता को क्यों मारा? वेंकट कहता है कि मैंने कविता को नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करता था। बचपन से ही उसे शादी करने का सपना था मेरा, और बड़े होते ही वेंकट सब प्लानिंग कर भी रहा था। पहले उसने खुद को अच्छे से सेटल किया, बैंक बैलेंस बनाया, लेक साइड वाला एक बढ़िया सा घर भी खरीदा, लेकिन ये सब वो कविता को बिना बताए कर रहा था। सोचा कि उसको एकदम से सरप्राइज देगा, और फिर जब वो उसे सरप्राइज देने गया तो वो खुद सरप्राइज हो गया, ये देखकर कि उसकी कविता तो विक्रम के साथ मिंगल हो चुकी थी, जिससे वेंकट का दिल टूट गया। लेकिन कविता को लेकर उसका ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। अब वो कविता को फॉलो करने लगा, उसे स्टॉक करने लगा, जिसके लिए उसने क्या किया कि वो कविता की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुस गया। उसके मकान मालिक को ये बोलकर कि वो सरकारी अधिकारी है, और उसके फ्लैट में सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगा दिए, जिससे वो कविता पर हर वक्त नजर रखता था और विक्रम को भी नोटिस करता था, जिसका कविता के फ्लैट में अक्सर आना जाना था। वो उससे और चिढ़ गया और फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए उसी ने विक्रम पर जानलेवा हमला करवाया था, जिसमें कविता को भी चोट लग गई थी, जिसके लिए विक्रम उसे फिर पीटता है कि साले तेरी वजह से कविता उस हालत में पहुंची थी और अब तूने उसे मार भी दिया। वेंकट फिर बोला कि मैंने कविता को नहीं मारा, लेकिन विक्रम कहता है कि झूठ, तू नहीं उसे मारा है, तूने ही तो उसे हॉस्पिटल से निकाला, और फिर उसे इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। फिर विक्रम वहां से चला जाता है। इधर रिया एम्बुलेंस वाली साइड पर जाती है। एम्बुलेंस से तीर निकलकर लग सकता था, इसलिए वो टीम को पीछे रहकर कवर देने के लिए कहती है और अकेली किलर को पकड़ने जाती है। लेकिन वैन तो खाली मिलती है, अंदर सिर्फ ऋतिक ही था। वो सोचती है तो फिर तीर से अटैक कौन कर रहा था। तभी वो देखती है कि वहां मशीन लगे हुए थे, तीर वही छोड़ रहे थे। तो फिर वो क्या करती है कि उनके तीरों से बचते हुए मशीन को शूट करके उड़ा देती है और ऋतिक को बचाकर ले आती है। इसके बाद उसे वही बच्ची दिखाई देती है। पहले वो हमेशा उदास दिखाई देती थी और उसे गोली भी लगी रहती थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। वो रिया को देखकर स्माइल भी करती है कि मानो ऋतिक को बचाने के लिए वो रिया को अप्रिशिएट कर रही हो। रिया भी उसे स्माइल पास करती है और फिर वो बच्ची चली जाती है, जिसके बाद रिया फूट फूट कर रोती है और तब जाकर उसे सुकून मिलता है। उसे हल्का फील होता है, ये सोचकर कि एटलीस्ट उसने ऋतिक को तो कुछ नहीं होने दिया। लेकिन फिर बाद में उसे एक बात अजीब लगती है कि इस बार किलर का एफर्ट पिछली बार से काफी वीक था, क्योंकि जितना टाइम हमने लगाया इतनी देर में तो चाहे तो ऋतिक को मार सकती थी। कहीं उसका प्लान कुछ और तो नहीं था। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं। उसे मैथिली की दुकान से जो बुक मिली थी वो उसी को पढ़ रहा था। उसमें जिमी खान के दादा ज्ञानुद्दीन खान का जिक्र था। उसमें लिखा था कि इन अयस्थियों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी वही रखते थे। उन्होंने ही इन अयस्थियों के ठिकाने की जानकारी भी दी थी, जिसके बाद गांव वालों ने अयस्थियों के रिचुअल को खराब कर दिया था। ज्ञानुद्दीन खान अयस्थियों से इसलिए खफा थे क्योंकि उनके पोते मोइनुद्दीन को अयस्थियों ने ही मारा था। मोइनुद्दीन जिमी का बड़ा भाई था, लेकिन जिमी को अब तक ये पता था कि उसके भाई की मौत एक जानलेवा बीमारी से हुई थी, जो पहले नूर को भी थी। और अगर उसके भाई की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, उसे अयस्थियों ने मारा था, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि पहले मोइनुद्दीन की बीमारी को ठीक करने के लिए ज्ञानुद्दीन ने वरदान मांगा था, और बाद में अयस्थियों ने अपने रिचुअल को फॉलो करते हुए मोइनुद्दीन को मार दिया। और फिर ज्ञानुद्दीन ने गांव वालों के साथ मिलकर अयस्थियों से बदला लिया। तभी जिमी एक बात सोच कर डर जाता है कि कहीं नूर की बीमारी ठीक करने के लिए मेरे बेटे ने भी तो वरदान नहीं मांगा था। फिर वो उसकी फोटो देखता है तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। जिम्मी को यह सब पहले इसलिए नहीं पता था क्योंकि उसका उसके बेटे के बीच में झगड़ा था। वो अपनी वाइफ के साथ अलग रहता था और फिर अचानक उन दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद जिम्मी ने उनकी बेटी नूर की जिम्मेदारी ले ली। ये फोटो उसे नूर के पास से ही मिली थी और इन सब से जिम्मी को समझते देर नहीं लगती
कि अगला टारगेट कोई और नहीं उसकी पोती नूर ही है। जिम्मी घबराया हुआ तुरंत नूर को देखने जाता है। नूर पहले से ही डरी सहमी हुई सी लग रही थी। जिम्मी कहता है कि नूर बेटा क्या हुआ, तो सामने की तरफ पॉइंट करती है और फिर जिम्मी देखता है कि सामने अयस्थियों की वही योद्धा खड़ी थी और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में रिया को फिर से वही सपना आता है। वही गले में चाकू लगा हुआ था और मुंह से खून आ रहा था और वो रिया रिया बोल रही थी, लेकिन फिर वो बाद में बोलती है यस्त। इतने में रिया का सपना टूट जाता है और फिर उसे एक बुरी खबर मिलती है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि किलर ने नूर को मार दिया और जिमी को भी घायल कर दिया। ये जानकर रिया को काफी खराब लगता है और तभी जिमी उसे वो बुक देखने के लिए कहते हैं जिसमें रिया देखती है कि उसमें अनंत और नंदिनी नाम के एक साइंटिस्ट कपल की फोटो थी और नंदिनी की शक्ल बिल्कुल रिया जैसी थी। यहाँ पर जिमी उसे बहुत ही शॉकिंग बात बताता है कि नंदिनी असल में रिया की नानी थी। कहानी अब 1951 के फ्लैशबैक में जाती है, यानी वो आग वाले हादसे से 1 साल पहले, जहाँ पर रिया के नाना नानी आनंद और नंदिनी चरणदासपुर आते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से भेजा गया था न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए। ये आजाद भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट होने वाला था, जिसके लिए सरकार ने वरुणा के जंगल की जमीन को चुना था। आनंद अभी रात में ही साइट देखना चाहता था। जयानंद, रॉबर्ट और ज्ञानुद्दीन ये तीनों भी गवर्नमेंट के लोग थे, लेकिन रात के समय वो वहां जाने से मना कर देते हैं। वो तो ये तक कहते हैं कि आप प्लांट के लिए कोई दूसरी जगह चुन लीजिए, वो जगह रहने दीजिए। आनंद पूछता कि क्यों, उस जगह में ऐसा क्या है, तो वो बताते हैं कि वह अयस्थियों का बसेरा है, वो सब डायन है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन वो दोनों साइंटिस्ट थे, वो इन सब में कहाँ मानने वाले। वो तो इसे बकवास बताते हैं और कहते हैं कि देखिए जो भी हो, प्लांट के लिए वो जगह परफेक्ट है, इसलिए प्लांट तो हम वहीं लगाएंगे। रही बात आपके इन डायनों की, तो सरकार उनके लिए एक बेहतर जगह बनाकर दे देगी, हम अभी चलकर उनसे बात करेंगे। जयनंद तो साफ मना कर देता है कि मैं तो वहां नहीं जाने वाला। फिर रॉबर्ट और ज्ञानुद्दीन ही उन्हें वहां लेकर जाते हैं। रास्ते में नंदिनी पूछती है कि अयस्थी, डायन, ये सब क्या कहानी है। ज्ञानुद्दीन बताते हैं कि अयस्थी एक प्राचीन समुदाय की औरतें हैं, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वो सब औरतें नहीं है, डायन है। वो सब शैतान को पूजते हैं, काला जादू करते हैं। गांव वालों में से कोई इधर नहीं आता, लेकिन मैं कई समय से इनके भगवान और उससे जुड़े सिंबल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। खैर फाइनली वो अयस्थियों की गुफा तक पहुंच जाते हैं। फिर नंदिनी गुफा के अंदर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात कल्ट की लीडर रुक्मणी से होती है। रुक्मणी का कहना था कि दूसरे का धर्म लोगों को काला जादू ही लगता है और उसे मानने वाले तांत्रिक या डायन, लेकिन हम तो साधारण सी औरतें हैं जो अपने असाधारण भगवान यश की पूजा करते हैं। लेकिन गांव वालों को यह बात समझ में नहीं आती। नंदिनी कहती है लेकिन मैंने तो ऐसे किसी भगवान के बारे में नहीं सुना। रुक्मणी कहती है कि जानोगे कैसे, यश अपने भक्त खुद चुनते हैं। तभी इतने में आनंद वहां पर आता है, पूछता है कि नंदिनी बता दिया इन्हें। नंदिनी कहती कि बस बताने ही वाली थी। आनंद कहता कि कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ, और रुक्मणी से कह देता है कि देखिए हमें सरकार से ऑर्डर मिले हैं इस जगह को खाली कराने के, यहाँ पर पावर प्लांट लगेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, सरकार आपको इससे बेहतर और बढ़िया जगह रहने के लिए दे देगी, तो अब आप शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिस पर रुक्मणी कहती है कि यश यहाँ सदियों से स्थापित है, ये जगह उन्होंने खुद चुनी थी, और अगर आपने इस जगह को तोड़ा तो उसके बाद आने वाले विनाश से ना आपकी सरकार आपको बचा पाएगी और ना हमारी भक्ति। आनंद तो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन नंदिनी कुछ परेशान सी हो जाती है। हम देखते हैं कि नंदिनी वैसे ही वरदान वाली मशीन पर काम कर रही थी। फिलहाल वो अभी उसका मॉडल ही डिजाइन कर रही थी, लेकिन काम में उसका मन नहीं लग रहा था। रुक्मणी की चेतावनी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे परेशान देखकर आनंद पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या सोच रही हो। नंदिनी कहती है कि वहां मूर्ति में जो पत्थर लगा था वो कोई मामूली पत्थर नहीं लग रहा था, किसी दूसरी दुनिया का ही लग रहा था। वहां पर मैंने एक अलग तरह की एनर्जी महसूस की है, वहां कुछ तो है और मुझे नहीं लगता कि उसे डिस्टर्ब करना ठीक होगा। हम प्लांट के लिए कोई दूसरी जगह देख लेंगे। लेकिन आनंद नहीं मानता, कहता है कि नई जगह के लिए फिर से सब शुरू से करना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट अप्रूवल, फंड्स, पेपर वर्क, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अभी बॉम्बे में भी दूसरे प्लांट का काम शुरू होने वाला है, उससे पहले हमें ये बनाना है। आजाद भारत का पहला पावर प्लांट हम बनाएंगे, और हिस्ट्री पहले को याद रखती है, दूसरे को नहीं। आनंद नंदिनी की बात नहीं मानता और अयस्थियों का स्थल तोड़वा देता है। अयस्थी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप खड़े होकर रोते हुए ये सब देखते हैं, जिसके लिए नंदिनी और आनंद से बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इसका जिम्मेदार वो उन्हीं को मानते हैं। फिर नंदिनी जब वहां से जा रही थी तो रुक्मणी उसके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। ये देख नंदिनी गाड़ी रुकवाती है। तब रुक्मणी उसे कहती है कि जो किया है उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, सिर्फ तुम ही नहीं पूरे चरणदासपुर को। नंदिनी उसे बताने की कोशिश करती है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन ज्ञानुद्दीन उसे रोक देते हैं कि आप इनसे बात मत कीजिए, और उसे लेकर चला जाता है।
तभी नंदिनी पलट कर देखती है तो रुक्मणी के पीछे आसमान में उसे यश की झलक दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है। घर जाकर भी उसे वही सब दिखाई दे रहा था। 2 दिन उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। तभी अचानक एक दूसरी रात स्ट्रेंजली रुक्मणी उससे मिलने आती है, कहती है कि एक जरूरी बात करनी है और उसे अपना धर्म ग्रंथ दिखाती है, अयस्थ ग्रंथ। उसका कहना था कि जब यश ने पहली बार इस धरती पर दर्शन दिए थे तब इस ग्रंथ को लिखा गया था। इसमें भविष्य में होने वाली हर बात की जानकारी लिखी है। नंदिनी पूछती है, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? रुक्मणी बताती है कि क्योंकि इसमें तुम्हारा भी जिक्र है। इसमें लिखा है कि अगर चरणदासपुर ने अयस्थ स्थल को तोड़ा तो यश अवतार लेगा और यश के निर्माण में वो औरत मदद करेगी जिसने यश के विनाश में भाग लिया होगा। उसकी 3 विशेषताएं भी होंगी कि वो किसी यंत्र पर काम कर रही होगी। ग्रंथ में उसकी फोटो भी थी। ये देखकर नंदिनी चौंक जाती है। यह उसके मशीन का ही डिजाइन था। दूसरी विशेषता वो बताती है कि वो औरत गर्भवती होगी। रुक्मणी पूछती है कि नंदिनी, क्या तुम गर्भवती हो? अब ये सुनकर तो नंदिनी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ये बात अभी आनंद तक को नहीं बताई थी। तो फिर इन्हें कैसे पता लगा? वो कहती है कि गांव वाले सच कहते थे, तुम लोग काला जादू जानती हो। रुक्मणी फिर कहती है कि ये काला जादू नहीं है, तुम भी गांव वालों जैसी बातें करने लगी। नंदिनी पूछती है, तो फिर तीसरी विशेषता क्या है? रुक्मणी बताती है कि वो औरत विधवा होगी। ये सुनते ही नंदिनी कहती है कि बकवास, मैं वो औरत नहीं हूँ, अब आप लोग जाइए यहाँ से। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर जयानंद खड़ा था। वो बताता है कि अनंत का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। फिर इस घटना के 1 साल बाद नंदिनी एक बच्चे को जन्म देती है। अनंत की मौत के बाद पावर प्लांट का काम बंद हो चुका था। अयस्थी फिर से वहां अपना स्थल बना लिए थे। नंदिनी अभी चरणदासपुर में ही रह रही थी और वो भी धीरे धीरे अयस्थियों में मानने लगी थी, जो कि ग्रंथ में लिखी सब बातें सच होती थी। अब क्योंकि भविष्यवाणी में लिखा था कि नंदिनी वो औरत है जो यश को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। वो कहती है कि अगर तुम यश बनाने में हमारा साथ दोगी और तुम कामयाब हो गई तो फिर सोचो हम किसी भी मुर्दे को जिंदा कर पाएंगे। विज्ञान आखिरकार मौत को हरा देगा। नंदिनी सोचती है कि अगर ऐसा वाकई में हो गया तो दुनिया ही बदल जाएगी। बस फिर क्या था, फिर वो भी उनके साथ ही मिल जाती है। फिर वही वो मशीन बनाती है। इसके बाद ग्रंथ में दिए गए नियमों के अकॉर्डिंग वो सब रिचुअल करते हैं। मशीन से वरदान दिलवाने का काम वैतरणी नाम के आदमी को दिया जाता है। कल्ट में अकेला वही एक आदमी था। अभी जो बंदा वरदान दिलवाता है उसका चेहरा जला हुआ है। इससे पता लगता है कि वो वैतरणी ही है जिसका चेहरा 1952 के आग वाले हादसे में जल गया होगा। रिचुअल के लिए हत्याएं करके बॉडी पार्ट्स कौन कलेक्ट करेगा? इसके लिए उनमें से ही एक लड़की को चुना गया जिसे मोक्षा कहा गया, और वी कैन से मोक्ष, यानी उसके द्वारा मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होगी, शायद ऐसा कुछ। खैर, तो अब मौत का सिलसिला शुरू होता है। एक एक करके मोक्षा सबको मारकर उनके बॉडी पार्ट्स लेकर आती है, जिसे जोड़कर ये लोग यक्ष की बॉडी बनाते हैं। ये सब एक तरह की प्रोफेसी थी। ये कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। जो इनके ग्रंथ में लिखा था ये उसी को फॉलो कर रहे थे। और इन सब में नंदिनी की भी पूरी सहमति थी। वो भी कन्विंस हो गई थी कि बड़े उद्देश्यों में बलिदान लगता है और इन लोगों की मौत मौत नहीं बल्कि बलिदान है। और फिर आता है वही दिन जब वो उस मशीन की एनर्जी से यश को जिंदा करने वाले थे। रुक्मणी वही लाइन बोलती है कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। तब इन्होंने नंदिनी को नहीं दिखाया था, लेकिन वो वही थी। वो भी उतनी ही एक्साइटेड थी। कहती है कि आज हम एक मृत शरीर में जान डालने वाले हैं, अगर आज सफल हो गए तो। लेकिन तभी बीच में रुक्मणी उसकी लाइन काट कर बोलती है, तो चरणदासपुर का विनाश निश्चित है। और उसे याद दिलाती है कि मैंने उस दिन क्या कहा था, याद नहीं तुम्हें, कि इसका मूल्य पूरे चरणदासपुर को चुकाना पड़ेगा। असल में रुक्मणी ने नंदिनी को साइंस वाइंस की बातों में फंसाकर मैनिपुलेट किया था, उसे धोखा दिया था। यश को इस शरीर में जिंदा करके ये लोग एक ऐसी दुनिया बनाने वाले थे जिसमें सिर्फ यश का राज होगा। सिर्फ यश को मानने वाले ही बचेंगे, बाकी सबका नाश हो जाएगा। यश की बेजान उंगलियों में जरा सी हरकत से ही सब जगह मनहूसियत छाने लगती है। आसमान से कीड़ों की बारिश होने लगती है। हॉस्पिटल वार्ड में जन्म लेने वाले बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे थे। नंदिनी कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये मशीन मैंने विनाश के लिए नहीं बनाई थी। जिस पर रुक्मणी कहती है कि मशीन तुमने नहीं, यश ने बनाई है, तुम तो बस एक जरिया थी, सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। इतने में वो देखते हैं कि यश बस जिंदा होने ही वाला था। लेकिन तभी नंदिनी सब पाइप वाइप नोचने लगती है, तो रुक्मणी उसकी गर्दन में चाकू घुसा देती है और फिर वो नीचे गिर पड़ती है। इतने में गांव वाले बाहर आ जाते हैं और गेट तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सबका ध्यान उन्हें रोकने में होता है और तभी नंदिनी फिर से उठ खड़ी होती है और मरते मरते यश की बॉडी जला देती है। फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो हम जानते ही हैं। जो नहीं जानते वो ये है कि नंदिनी अपनी बेटी को एक औरत के पास छोड़कर आई थी, जिसके बाद पुलिस को घर की अलमारी से बस बच्ची ही मिली थी। वो ऑफिसर उस बच्चे को गोद ले लेता है जो कि रिया की माँ थी।
उन सब की फोटो भी बुक में ही थी जिन्हें रॉबर्ट ने ही खींची थी, और इस बुक का राइटर भी वही था। नंदिनी कहती कि आज तक मैं सोचती थी कि सपने में मैं खुद को देखती हूँ, लेकिन आज मुझे समझ आया कि वो मेरी नानी है। वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, और आज मैंने एक अजीब सा वर्ड सुना, यस। लेकिन ये यस आखिर है क्या? नंदिनी को अभी यस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि फ्लैशबैक हमने देखा है, उसने नहीं। उसे बस इतना पता चला था कि नंदिनी उसकी नानी थी और आनंद उसके नाना थे, और उसकी माँ को गोद लिया गया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फाइनली हम इसके आखिरी यानी कि 8 एपिसोड पर पहुंच चुके हैं, जिसकी स्टार्टिंग भी फ्लैशबैक से होती है, जहां नए रिचुअल्स के लिए नई मोक्षा को चुना जा रहा था। कल्ट से 2 लड़कियों को एक आयरन बेस पर खड़ा करके उसे इतना गर्म किया जाता है जिस पर खड़ा होना किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही ना हो। राइट वाली लड़की तो खड़ी नहीं रह पाती, लेकिन लेफ्ट वाली टिक जाती है, और इस तरह वो नई मोक्षा बनी। अभी के सब हत्याएं यही करी है। मोक्षा का फोकस और टफनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब वो ध्यान में बैठती है तो बिच्छू भी काट जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो क्या करती है कि सीधा जाकर विक्रम को डांट मारकर बेहोश कर देती है और उसे बोरे में डालकर ले जाती है। इधर यह विक्रम को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था ऑब्वियसली। तभी अनन्या कॉल करके बताती है कि विक्रम का किडनैप हो गया, उसके डैड बहुत परेशान है। रिया सबसे पहले विक्रम के घर जाकर उसके डैड को संभालती है कि आप परेशान मत होइए, मैं विक्रम को ढूंढ लूंगी। फिर वो सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है तो उसमें मोक्षा दिख जाती है। वो एक छोटा हाथी लेकर आई थी और उसी में वो विक्रम को डालकर ले गई थी। रिया अपनी टीम से छोटे हाथी का पता लगाने के लिए बोलती है, और इसके साथ मैथिली को भी ढूंढा जा रहा था। इसी दौरान एक ऑटो वाला पुलिस के वांटेड वाले पोस्टर में मैथिली को पहचान लेता है। फिर वही पुलिस को उस लोकेशन पर लेकर जाता है जहां वो मैथिली को ड्रॉप किया था। वो जंगल टाइप एरिया था। वहां सर्च करने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। 2 ऑफिसर उस घर के अंदर जाकर चेक करते हैं तो वहां उन्हें वही यस्त का यंत्र और रुक्मणी की जली हुई फोटो मिलती है। बाहर रिया को वो छोटा हाथी भी मिल जाता है, लेकिन वो खाली था। उससे लगकर एक दूसरा अबेंडन घर था। वहां चेक करने पर रिया को विक्रम के ब्रेसलेट वाली बीट्स पड़ी मिलती है। इसके ठीक नीचे कोई बेसमेंट था। रिया वहां देखने चली जाती है। फिर वहां की वॉल सरका कर वो अंदर चली जाती है, जहां से वो एक बड़ी सुरंग टाइप एरिया में एंटर करती है। दूसरी तरफ ऑफिसर वो फोटो ले जाकर जिमी को दिखाता है। जिमी बता देता है कि ये तो रुक्मणी भारद्वाज है, अनन्या भारद्वाज की दादी। और दोस्तों, यहाँ पर ये शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है कि रुक्मणी के जाने के बाद अनन्या ही इस कल्ट को लीड कर रही थी। प्रोफेसी को पूरा करने के लिए उसने अपनी बहन कविता तक को मार दिया, अपने बेटे तक का इस्तेमाल किया, सबको गुमराह किया मोक्षा की मदद करने के लिए। खैर, अब वो विक्रम के सामने जाती है। बेचारे विक्रम को फिर से एक और झटका लगता है। ये तो बहुत ही गंदे वाला था। उसे यकीन ही नहीं आता कि इन सब के पीछे अनन्या थी। वो कविता को मारी थी, अपनी बहन को। लेकिन अनन्या का कहना था कि मैंने उसे नहीं मारा, बलिदान किया है। रहने दो, तुम नहीं समझोगे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम चाह कर भी पीछे नहीं हट सकते। ये प्रोफेसी कंप्लीट करने के लिए इन्हें अलौकिक पुत्र का ब्लड यश की बॉडी में डालना था। अलौकिक पुत्र मतलब वो इंसान जिसने मौत को एक बार मात दी हो। अनन्या बताती है कि अलौकिक पुत्र तुम हो विक्रम। याद है तुम्हें गोली लगी थी, लेकिन फिर भी तुम बच गए। जो भी हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब पहले से निर्धारित है। लेकिन विक्रम कहता है कि यह सब पागलपन है। अनन्या कहती है कि मैंने कहा था ना, तुम नहीं समझोगे, ये सब तुम्हारे समझ के बाहर की चीजें हैं। लेकिन मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब जरूर दूंगी जिसके लिए तुम चरणदासपुर आए थे। और फिर वो उसकी माँ को बुलाती है। वो जिंदा थी। विक्रम अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि माँ, मुझे पहचाना, आपका विक्रम। लेकिन उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ना वो उसे पहचान रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि मेरे बेटे की जान बच जाए, मेरे बेटे की जान बच जाए। असल में हुआ यह था कि जब वसुधा घायल पवन को लेकर इनके पास आई थी तो उसने यही वरदान मांगा था कि मेरे बेटे की जान बच जाए। लेकिन वरदान मांगने से पहले ही पवन की मौत हो चुकी थी और इस सदमे ने बेचारी वसुधा को पागल कर दिया। लेकिन वरदान तो उसे मिल चुका था और इनके रूल के अकॉर्डिंग जब तक वो पूरा नहीं होता ये लोग उसे मार भी नहीं सकते थे। इसलिए तब से ये वसुधा को अपने पास रखे हैं। अनन्या वसुधा से ही बोलकर विक्रम को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाती है। विक्रम बोलता रहा कि माँ मत करो, मुझे पहचानो, लेकिन कोई फायदा नहीं। और फिर अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है और फिर उसका खून वो यश की बॉडी में डालना शुरू कर देते हैं। तभी इतने में सुरंग से होकर रिया वहां पहुंच जाती है। वह तरानी उसे मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन इससे पहले ही रिया तलवार से उसे खत्म कर देती। फिर मोक्षा उससे लड़ने जाती है। रिया उसे टक्कर देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मोक्षा उस पर भारी पड़ रही थी। और तभी इतने में अचानक उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है। मशीन अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है जब वो वरदान देते वक्त रिएक्ट करती थी। यानी कि मशीन किसी को वरदान दे रही थी
वो लोग देखते हैं कि वसुधा विक्रम के पास खड़ी वही लाइन बोले जा रही थी कि मेरे बेटे की जान बच जाए, मेरे बेटे की जान बच जाए। और यही सुनकर अब मशीन उसे वरदान दे रही थी, क्योंकि वो अपना अंगूठा पहले ही दे चुकी थी और उसका वरदान पहले से ही पेंडिंग था। जिससे होता यह है कि विक्रम की बॉडी से ब्लड निकलकर जो पहले यश की बॉडी में जा रहा था वो रिवर्स हो जाता है। यश जिंदा नहीं हो पाता और विक्रम बच जाता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर अनन्या विक्रम को मारने आती है, लेकिन उससे पहले ही रिया आकर उसके गर्दन में चाकू घुसा देती है। एक तरह से पुराना इवेंट रिपीट हुआ था, बस फर्क यह था कि उस वक्त रुक्मणी ने नंदिनी की गर्दन में चाकू मारा था और आज नंदिनी की नातिन ने रुक्मणी की पोती अनन्या को चाकू मारा। अनजाने में से ही रिया ने अपनी नानी की मौत का बदला लिया था, तो इस तरह विक्रम की जान बच पाई और उसे अपनी माँ भी मिल गई और उन्होंने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। रही बात मोक्षा की, तो उसे अरेस्ट करके जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रिया का कहना था कि अभी ये मंडल और इससे जुड़े कई रहस्यों का उसे पता लगाना है। और एंड में हम क्या देखते हैं कि कोई दूसरा योद्धा मोक्षा को जेल से निकालने आता है और दूसरी तरफ वही मशीन फिर से एक्टिव दिखाई देती है, यानी इसका सेकंड सीजन भी आएगा। और अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सबसे पहले तो यही कि मशीन वरदान देती कैसे है, वरदान के बदले अंगूठा ही क्यों मांगती है, और यश को बनाने में इस मशीन का क्या रोल है, और क्यों मशीन ने यश का इनकारनेशन रोककर वसुधा का वरदान पूरा किया। सबसे पहले तो मशीन के वरदान देने के लॉजिक को समझते हैं। तो असल में वरदान के लिए मशीन नहीं, मशीन की एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, और ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, कॉस्मिक लेवल की एनर्जीज है जिन्हें प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है, और इसी के जरिए यश जिंदा होगा। लेकिन इतनी हाई लेवल की एनर्जीज मशीन में आई कहाँ से? तो आई है मशीन में लगे अयस्क मंडल से। जैसा कि जिमी ने बताया था कि मंडल कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता है, सो एनर्जी का सोर्स ये मंडल ही है। रही बात मशीन की, तो वो बस एक एनर्जी मैनिपुलेटर डिवाइस है जिसका काम है मंडल की कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट करना बस। वरदान के लिए मंडल की कॉस्मिक एनर्जीज ही रिस्पॉन्सिबल है, और इससे मांगा हुआ वरदान खाली नहीं जा सकता। तभी तो मशीन ने यश को जिंदा करने के बजाय वसुधा का अधूरा वरदान पूरा किया। पिछली बार गड़बड़ ये हो गई थी कि वसुधा ने पवन को बचाने के लिए वरदान तो मांगा था कि मेरे बेटे की जान बच जाए, लेकिन पवन पहले ही मर चुका था और वरदान उसे बाद में मिला। मशीन में वरदान के लिए एनर्जी तो इकट्ठा हो गई, लेकिन अब वो पवन पे अप्लाई नहीं हो सकती थी, उसके बदले विक्रम पर हो सकती थी, क्योंकि वो भी वसुधा का बेटा था। और वरदान में वसुधा ने किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ बेटा शब्द बोला था। लेकिन अब ये वाला वरदान पूरा करने के लिए जान के खतरे वाली सिचुएशन भी तो होनी चाहिए, जैसा लीला वाले केस में था। उसने भी अपने बेटों सुजय विजय की जान बचाने का वरदान मांगा था और उनकी जान वाकई खतरे में थी, और उसी वक्त उसका वरदान पूरा हो गया था। लेकिन यहाँ तो विक्रम की जान खतरे में थी ही नहीं, बल्कि वो तो उल्टा एक्सीडेंट में सर्वाइव कर गया था। फिर किसी पर भी वरदान अप्लाई ना होने की वजह से इकट्ठा हुई एनर्जी ब्लास्ट हो गई। उर्मिला चाची को एनर्जी ब्लास्ट नहीं दूर फेंका था, और उन्हीं एनर्जी के असर की वजह से उर्मिला चाची की दिमागी हालत बिगड़ गई। सेम असर वसुधा पर भी हुआ। सदमा तो उसे लगा था, लेकिन वो इन एनर्जी की वजह से ही पागल हुई थी, क्योंकि कॉस्मिक लेवल की एनर्जीज आम इंसान संभाल नहीं पाते। जिन्हें तंत्र का बेसिक आइडिया भी होगा वो मेरी बात समझ जाएंगे। तंत्र वगैरह में भी लोग कॉस्मिक एनर्जी से ही डील कर रहे होते हैं। ऐसे में कम एक्सपीरियंस के साथ अगर ज्यादा पावरफुल एंटिटी को समन कर लिए तो उसकी एनर्जी वो संभाल नहीं पाते, पागल हो जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि वरदान से पहले मशीन को अंगूठा क्यों देना पड़ता है। वैसे तो इसे एक रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस बोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इससे हटकर एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि मशीन अंगूठे को एक सैंपल के रूप में यूज करता है उस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी को एनालाइज करने के लिए या पहचानने के लिए। क्योंकि अंगूठा ह्यूमन बॉडी का एक यूनिक पार्ट है बिकॉज ऑफ फिंगरप्रिंट, जो आइडेंटिटी और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब वसुधा ने अपना अंगूठा मशीन को पहले ही दिया हुआ था, इसलिए मशीन उसकी एनर्जी को समझता था। उसका वरदान भी पेंडिंग था, ऊपर से वो पिछले 20 सालों से अपने वरदान वाली लाइन दोहरा रही थी, तो वो तो एक तरह की तपस्या बन गई। और ऐसी सिचुएशन में मशीन को वरदान देना ही पड़ा। एक माँ की तपस्या यश पर भारी पड़ी। रही बात यश की कि क्या वो कभी बन पाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा ही लग रही है, क्योंकि मैंने इसके टीजर में सीजन 2 की झलक देख ली है जिसमें यश जिंदा होते दिख रहा है। उसमें अयस्त्य की बैक स्टोरी वाला सीन भी पता चल रहा है, और ये भी कि इससे पहले भी वो यश बनाने की कोशिश कर चुके हैं अंग्रेजों के टाइम में, जब देश आजाद नहीं हुआ था। और इसमें अनन्या और रुक्मणी की कोई पूर्वज भी दिख रही है। तो जितना निचोड़ के मैं आपको बता सकता था सब बता दिया। बाकी देखते हैं कि सीजन 2 में क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।